व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे प्रीवियस हम लोग जो है वो डील करके आए हैं ऑसिलेटरी मोशन को। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुआ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। अभी हम लोग स्टडी करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो वो हमें कहता है कि टाइप ऑफ ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स। हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, पहली बात तो ये कि सिंपल हमारा मोशन जो है वो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन की ही टाइप है। ओके, अब हमारे पास ऑसिलेटरी और जो वाइब्रेटरी मोशन है हमारे पास वो क्रिएट किस वजह से होती है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो है वो क्रिएट होती है, पैदा होती है हमारे पास। ठीक है, आगे आप लोगों को बताएंगे भी कि हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो किस तरह से आ रही है। अभी आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे पास ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी जो मोशन है वो दोनों ही किस वजह से क्रिएट हो रही है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्रिएट हो रही है सिस्टम के अंदर। और यही हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसी को आप लोग क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। तो हमने डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट इट इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसको आप लोग क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दे देंगे। अब आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल मेंशन है वो हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम की है। तो हमने यहाँ पर 3 डायग्राम बनाई हुई है। इन 3 डायग्राम को अगर आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो इजीली आप लोग जो है आगे वाला काम कर सकते हैं। अब हमें ये कहता है कि इनिशियली हमने क्या किया, एक स्प्रिंग लिया और उस स्प्रिंग के साथ हम लोगों ने क्या किया, एक मैथ को अटैच कर दिया। और ये हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है क्योंकि हमने इसको फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ओके, अब जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा ये अपनी मेन पोजीशन के ऊपर क्या रहेगा? रुका रहेगा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं। फोर्स अप्लाई का मतलब है कि मैं इसको यहां से पकड़ता हूं और पकड़ने के बाद किसी पॉइंट ए के ऊपर लेके आता हूं जो कि मेरे पास ये है। अब ओ से और ए के ऊपर ऑब्जेक्ट कब आया? जब मैंने इसके ऊपर फोर्स को अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई की और इसको डिस्टेंस क्या करवाया? कवर करवाया किसी भी इलास्टिक लिमिट के अंदर। इलास्टिक का मतलब है कि जहां तक हमने डिस्टेंस कवर करवाया है इसकी शेप में क्या आई, स्प्रिंग की में चेंज आई है। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ और ऑब्जेक्ट वापस अपनी मेन पोजीशन पे रुकता है तो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा। उसको आप लोग इलास्टिक लिमिट का नाम दे देते हैं। अब यहां से जब हम लोग इसको छोड़ते हैं, क्योंकि जब मैंने अप्लाई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की तो हमारे पास इसमें फोर्स रिस्टोर हुई। क्या हुई? फोर्स हमारे पास रिस्टोर हो गई अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, F इज इक्वल टू नेगेटिव A एंड X। हमारे पास उसी चीज को उसने यहाँ पे बताया था, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये सिस्टम क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको अपने हाथ से छोड़ता हूं तो हमने प्रीवियसली ये डिस्कस किया था कि ये किस तरह मूव करेगा? अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। एक तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आपके डिस्प्लेसमेंट के क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आपकी अप्लाइड फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो हमारे पास कुछ इस तरफ को हुआ। ओके, जो कि हमारे पास है एक्स। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। इसको आप लोग जो है वो एफ का नाम दे दें। और ये जो है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होती है। ओके, तो ये हमारे पास क्या करेगा? मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, देन मीन को क्रॉस करके किसी पॉइंट बी के ऊपर आएगा, देन यहाँ पे आने के बाद ये पीछे मेन पोजीशन की तरफ और फिर हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो ये हमारे पास इसी तरह से इन मेन पॉइंट के आगे और पीछे क्या करता रहेगा? वाइब्रेट करता रहेगा जब तक कि ये अपनी सारी एनर्जी को क्या ना कर दे? वेस्ट आउट ना कर दे। एनर्जी से रिलेटेड हमने पीछे वाले लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर के अंदर हम लोग डीपली इस चीज को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक तो आपके पास एक जो हमने पॉइंट देखा वो यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the displacement but opposing डायरेक्शन। कि आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है आपके डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। यहां पर नेगेटिव साइन को याद रखना है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने इसमें ये याद रखना है कि हमारे पास एक्सेलरेशन भी जो है वो किस होगा? डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि बॉडी क्या करेगी? मेन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों ने क्या रखने हैं? याद रखने। एक तो रिस्टोरिंग फोर्स वाला और एक आप लोगों ने एक्सेलरेशन वाला। ओके,
तो ये हमारे पास है टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन का। उससे नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो हमारे पास है पार्टिकल प्रैक्टिकल सिंपल हार्मोनिक सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है मास अटैच्ड टू एन इलास्टिक। यही एग्जांपल है जिसको आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। इन्हीं पॉइंट को लेकर जो है हम लोग इसमें क्या करेंगे, चीजों को फाइंड आउट करेंगे। अब इस चीज को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, नेगेटिव एक्स के। इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। पहली बात तो ये कि मैंने स्प्रिंग के ऊपर क्या लगाई थी, फोर्स लगाई थी। वो जो आपकी फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स है। कौन सी फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिक का मैंने आपको मतलब बता दिया है कि इलास्टिक का मतलब ये है कि फोर्स लगाने से स्प्रिंग की लेंथ में क्या आए, चेंज आए। लेकिन जब मैं क्या करूं, उस फोर्स को खत्म करूं तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर क्या आ जाए, वापस आ जाए, उसकी लेंथ में कोई चेंज ना आए। उसको आप लोग जो है इलास्टिसिटी का नाम दे देते हैं। अब देखें, एज वी नो, as we know the applied forces आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो हमारे पास इक्वल है, F इज इक्वल टू M एंड A। इसको आप लोगों ने किसी भी इक्वेशन वन का क्या दे देना है, नाम दे देना है। एंड द रिस्टोरिंग फोर्स, आपकी इस अप्लाइड फोर्स की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर क्या हुआ था, एक फोर्स रिस्टोर हुई, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था कि वो हमारे पास F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, नेगेटिव एक्स के। यहां से अगर मैं क्या करूं, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करूं तो हमारे पास क्या होगा, F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने से हमारे पास आएगा के, नेगेटिव साइन एज इट इज, इसको आप थोड़ा सा वाइड कर लें, नेगेटिव के एंड एक्स। अब ये जो के होता है ये हमारे पास होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। के की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस का मतलब है कि आपका स्प्रिंग कितना ज्यादा हार्ड है। जब आपने देखा होगा कि स्प्रिंग बहुत ज्यादा न्यू होना तो उसको स्ट्रेच करना, खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उस टाइम के की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे वो गो थ्रू होता है, यूज होता है, तो हमारे पास वो क्या हो जाता है, लूज। आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं। उस टाइम के की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी चीज को आप लोग स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग का नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास बन जाती है दो इक्वेशन, एक इक्वेशन वन और एक हमारे पास इक्वेशन टू। तो आपने क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो वन और टू को आपने क्या कर लेना है, कंपेयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू नेगेटिव के एंड एक्स हमारे पास। ओके, यहां से अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो ए इज इक्वल टू नेगेटिव के ओवर एम एंड डॉट एक्स। हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब के जो है ये भी कांस्टेंट है, और मैथ जो है आपके फोर्स अप्लाइड करने से वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर है ये हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, नेगेटिव एक्स के। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, प्रूव किया कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके डिस्प्लेसमेंट के, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमेशा मूव करता है। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया एक्सेलरेशन। अब जो चीज आप लोगों को फाइंड आउट करनी है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करना है। उस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है ना वो रेज आउट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो हमारे पास है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये चीज आप लोगों ने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है।
हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो टर्म यूज करनी है वो हमें ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालूं किसी तरह से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों की वैल्यू को मेजर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ना आप लोगों ने एक फॉर्मूला यूज करना है, कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर हमें कैलकुलेट करना है ना, तो हमें क्या करना होगा, यूजिंग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो है ना, आपको यहाँ पर इक्वेशन यूज करना होगी, ठीक है। वो आप लोग आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर उसको स्टडी भी करेंगे। तो अभी हम लोग जो है उसको डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे। वो हमारे पास होती है ए इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स एंड ओमेगा का स्क्वायर। तो ये मेरे पास वो इक्वेशन होती है। ये कोई इक्वेशन है हमारे पास 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ। आप इस इक्वेशन को कोई इक्वेशन 3, आप इसको 3 का नाम दे दें, ठीक है। इसको आप लोग जो है वो 4 का नाम दे दें, ओके। तो आपने क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को आप क्या कर लें, कंपेयर। जब हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो ये हमारे पास नेगेटिव एक्स और ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। देन उस इक्वेशन 3 को हम लोग लिखेंगे तो नेगेटिव के ओवर एम एंड हमारे पास एक्स आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव तो नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक्स जो है वो एक्स के साथ, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा के ओवर एम के। अब ये जो है ना मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये जो टर्म है ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब आप लोग क्या करें कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप लोग क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल आउट। देन ओमेगा जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा के ओवर एम का स्क्वायर रूट। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल ली, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ओके। अब आप लोगों ने इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर ना टाइम पीरियड का फॉर्मूला रीड आउट किया हुआ है, जो हम आपको रीड करवा के आए थे ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। तो आप लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग वो जो है वो जाकर देख सकते हैं। एंड एज वी नो दैट, एंड एज वी नो दैट, ठीक है। अगर हमें इसी चीज को जो है वो एज वी नो दैट, हमें यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है। एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की फॉर्मूला हम लोगों ने आप लोगों को रीड करवाया था इन द टर्म ऑफ एंगुलर, जबकि ऑब्जेक्ट हमारे पास सेम ही टाइम में जो है वो लीनियर देन एंगुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा हो। वो हमारे पास होता है t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा हमारे पास, ठीक है। तो ओमेगा मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, इस वैल्यू को आपने कहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पर पुट कर देना है। अब मुझे पता है कि हमारे पास जो ओमेगा है वो हमारे पास इक्वल है के ओवर एम के। तो ये हमारे पास आ गया के ओवर एम। इस वैल्यू को उठाए यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय के ओवर एम। अब हमें क्या करना है कि ये वैल्यू डिवीजन में है, इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन में लेके आएंगे तो हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज। तो t इज इक्वल टू 2 पाई और ये क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय k। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द मैथ सफरिंग सिस्टम को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस जगह पर आप लोग देखेंगे तो आपके पास जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किस चीज के, मैथ्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस के मैथ्स ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड हमारे पास ज्यादा होगा, मैथ्स कम होगा तो टाइम पीरियड भी हमारे पास कम ही होगा। और अब हम लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। नाउ द फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि टाइम पीरियड का क्या होती है, रेसिप्रोकल। तो f इज इक्वल टू 1 ओवर t। यहाँ पे आपने क्या करना है, t की ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या होगा,
2 पाई एंड m ओवर के हमारे पास। अगेन ये वैल्यू हमारे पास ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, डिवीजन में या तो इसको मल्टीप्लीकेशन में लेके आना है, तो f इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई k ओवर m। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किस चीज के, आपकी मैथ की। मतलब कि मैथ अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। मैथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है किस चीज का, मैथ सफरिंग सिस्टम का, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैथ ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये था हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हमारे पास मैथ अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग के, जब कोई मैथ किसी भी इलास्टिक स्प्रिंग के साथ क्या हो, अटैच हो, तो उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमारे पास किस तरह से मेजर की जाती है। आई होप सो आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ आए होंगे। मजीद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।